पूरा हमारी तो अलग है। आज मैं वास्तव में अंदर से इतना खुश हूँ कि जो मेरी दिल्ली इच्छा थी दोनों परिवारों को एक साथ लाने की, वो आज पूरी हो पा रही है। आज से 5-6 दिन पहले मैं भाईलाल अमीन हॉस्पिटल में था, क्योंकि हेमोग्लोबिन बहुत लो हो गया था। WBC तो 1200 कुछ आ गए थे एंड प्लेटलेट्स 25,000 आ गए थे। तो इट वॉज़ रियली वरीसम। जया थी उस समय, तुरंत भाईलाल अमीन ले गए और 4 दिन बाद संजय और अर्चना आए। जब हम वहाँ अंकुर, जया और मैं बैठे थे, अंकुर ने संजय को बोला, भैया कैसे होगा, 4 दिन कुल रह गए, अपने पास 5 दिन रह गए हैं इवेंट के लिए, कैसे होगी इवेंट। संजय ने एक सेंटेंस बोला, अंकुर तेरे को तो केवल पापा की चिंता करनी है, बाकी इवेंट का क्या होगा वो हमारे ऊपर छोड़ दे, वो सब हम आपस में बांट चुके हैं, वो सब हम अपने आप कर लेंगे, तुम लोगों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब मैं नहीं समझता कि अपना खुद का परिवार भी इस एक्सटेंट तक आगे जा कर के और सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है। जनरली आप लोग सब जानते हैं, खासकर MI वाले अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं पढ़ना पसंद नहीं करता, मेरी आदत नहीं है कि मैं कागज़ से पढूं। लेकिन कोई चीज़ ऐसी होती है जिसमें आपको एक कागज़ का सहारा लेना पड़ता है, और आज मजबूरी में मैं वो सहारा ले रहा हूँ। क्योंकि जो संजय ने 2 मई की बात बोली, तो 2 मई का जब पता लगा तो उसके बाद अगले 8-10 दिनों में मेरे मन में क्या चल रहा था, ये बहुत बड़ा सवाल महीनों तक रहा। आप में से भी बहुतों ने सवाल पूछा कि आपको कैसा लग रहा है अंदर से, वास्तव में कैसा फील कर रहे हैं। सारे सवाल सब लोगों के मन में थे और वो यही जानना चाहते थे कि डीप डाउन आप क्या फील कर रहे हैं। उस समय जो मैंने फर्स्ट 10 दिनों में जो कुछ लिखा, उसको, उसके कुछ पार्ट्स मैं आपको सुनाना चाहूँगा, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें कवर करते हैं। एक तो ये कि उस सिचुएशन में मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, पहली बात। दूसरी बात, जो इतने सारे सवाल थे कि वास्तव में आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लग रहा है, उसका जवाब मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक उन 4-5 पेजेस में है। तो मैंने सोचा सबसे अच्छा मैं यही कोशिश करूं कि वो आप लोगों को वर्बेटिम पढ़ के सुना दूं। क्योंकि आदमी जब वही बात बाद में बोलना चाहता है अलग से, तो कहीं ना कहीं उसके उद्गार बदल जाते हैं। जो एग्जैक्ट उसने लिखा होता है वो एग्जैक्ट वो कह नहीं पाता है। तो क्योंकि उस समय मेरे पास टाइम था, मैं आराम से बैठ कर के लिख सकता था, तो इसलिए वो जो विचार मेरे उसमें आए, दे ऑल्सो पार्टली एंड क्लोजली रिलेट टू माई फिलॉसफी ऑफ लाइफ, कि भाई मैं ज़िंदगी को कैसे देखता हूँ। तो उसको देखने का जो था वो नज़रिया आपको मैं ये जो कुछ पेजेस हैं उनमें से सुनाने की कोशिश करूँगा। उसका नाम मैं एक डायरी वैसे भी लिख रहा था, उसका नाम मैंने ऊपर लिखा मई संहिता, मई का एक लेखा जोखा जो भी है। मैं जैसा मैंने कहा आपको वैसा का वैसा ही पढ़ के सुनाऊंगा। प्रथमा, पहला जो मेरे फर्स्ट चैप्टर जो मैंने लिखा, एक तरह से चैप्टर कुछ नहीं है, 1 पेज 2 पेज ऐसा जो भी मैं लिख पाता था उस समय उतना मैंने लिखा। वक्त, नया आयाम, ए न्यू डायमेंशन, टाइम ए न्यू डायमेंशन, कितना भाग्यशाली हूँ मैं, ये टाइटल था उस फर्स्ट चैप्टर का। वक्त और व्यक्ति, हर व्यक्ति स्वयं को संसार के केंद्र बिंदु के रूप में देखता है। हर इंसान ये सोचता है कि दुनिया मेरे इर्द गिर्द चलती है, पर वक्त के समक्ष ये सब बदल जाता है। वक्त एक ऐसा आईना है जो व्यक्ति को यथार्थ के धरातल पर ला देता है। आपको जो रियलिटी है
वो टाइम दिखा देता है कि भाई रियलिटी वास्तव में क्या, तुम कितना ही अपने आप को बड़ा आदमी समझो, कितना ही मतलब जैसे क्लासिकल केस आप वो जो इसका वक्त के गाने का है कि जब सडनली वो एकदम से अर्थक्वेक आता है, सब कुछ वो बर्बाद हो जाता है। तो वक्त ही शाश्वत सत्य है, केवल वक्त ही है जो मैटर करता है, निरंतर चलने वाला और किसी के लिए न रुकने वाला। ये ऐसा वो है जो किसी के लिए नहीं रुकता, चलता रहता है। 2 मई को जब पता लगा कि मेरा वक्त सीमित है, तब से अपने आप को एक विशिष्ट सेरेनिटी से ओतप्रोत पाता हूँ। दैट इज सेइंग आई फील वेरी मच एट पीस। जब से मुझे पता लगा 2 तारीख को, तो उसके ये 4 दिन बाद होगा, 5 दिन बाद होगा, मुझे पता नहीं, कि उस पर डेट नहीं लगी हुई है। एक सेरेनिटी से ओतप्रोत पाता हूँ। अंतर्मन सागर की विशाल गहराई जैसा शांत और स्वच्छ है। अंतर्मन में एक ही विचार है, कितना भाग्यशाली हूँ मैं। बार बार एक ही ख्याल अंतर्मन में आता था कि कितना भाग्यशाली हूँ मैं। वक्त की करवट ने मुझे एक अवसर दिया है जीवन को एक अलग दृष्टिकोण से देखने का, जीवन को, बचे हुए जीवन को संपूर्ण रूप से जीवन जीने का। और यह अवसर हर व्यक्ति को वक्त नहीं देता, नहीं, मतलब मेजॉरिटी को ये टाइम नहीं मिलता। मेजॉरिटी अभी है, नेक्स्ट मोमेंट में नहीं होती है। तो ये जो है टाइम, दैट इज़ बेसिकली व्हाट मेड मी फील कि मैं वास्तव में बहुत ही फॉर्चुनेट हूँ। वक्त की कसौटी में मैं कितना खरा उतरूँगा ये तो मैं नहीं जानता, और इस बारे में सोचना भी नहीं चाहता। बस हर पल को जीना चाहता हूँ पूरी शिद्दत के साथ। हर प्यार का प्रतिसाद देना चाहता हूँ मेरी पूरी शक्ति से। ये मेरा पहला जो एक तरह से वो था इमीडिएट रिएक्शन, वो ये था। फिर उसके बाद सेकंड आता द्वितीया, क्यों? मेरा अंतर्मन। अपने अंतर्मन ने झांकने की कोशिश की है, अपने आप को जानने का प्रयास किया है। क्या प्रश्न है मन में? मन में क्या चल रहा है अंदर का अंदर? क्या यह प्रश्न है कि मेरे ही साथ क्यों? क्या कोई व्यथा, कोई पीड़ा, भावी से कोई शिकायत? खूब कोशिश करने पर भी अंतर्मन में कहीं ऐसा कुछ नहीं लगा। न कोई प्रश्न, न कोई व्यथा, न पीड़ा, न गिला शिकवा। लगा कहीं न कहीं तो अंतर्मन में एक कोना भरा होगा इन प्रश्नों से, कि अंतर्मन में बहुत सारे कोने होंगे, उनमें से एक कोने में ये सारे क्वेश्चन भरे हुए होंगे कि भाई क्या हुआ, क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, वो सारा। फिर अंतर्मन ने थक कर कहा, जब मेरा अंतर्मन थक गया इन सवालों के जवाब दे दे करके, तब उसने कहा, तुम तो मुझे समझे ही नहीं। मेरे अंदर लगता है कभी झांके ही नहीं कि मैं तुम्हारा अंतर्मन हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि तुम तो मुझे समझे ही नहीं, तुम कभी मेरे अंदर झांके ही नहीं, कोने ही नहीं है, तो व्यथा और पीड़ा का कोना कहाँ से होगा? अगर मेरे अंतर्मन में कोने ही नहीं है, तो मैं व्यथा और पीड़ा का कोना कहाँ से ढूंढूं, जो कोई कोने हैं ही नहीं। एक असीम शांति, निर्द्वंद्व मन, एक स्थित प्रज्ञता, एक कृतज्ञता, अपने आप को समझने का अवसर मिला। पहली बार ऐसा लगा कि मैं अपने आप को समझा हूँ, मेरे अंतर्मन को समझा हूँ। अपने ही अंतर्मन, अपने ही नज़रिए से साक्षात्कार का अवसर। बस सभी प्रश्न जो अंतर्मन से कर रहा था बेमानी हो गए, निरर्थक हो गए। पहली बार जाना नकारात्मकता में कितनी सकारात्मकता हो सकती है, नेगेटिविटी में कितनी पॉजिटिविटी हो सकती है। नेगेटिविटी ये है कि आपको वो कोना कहीं मिला ही नहीं जिसमें आपकी शिकायतें भरी हुई हो, और वो आपकी ज़िंदगी को कितना पॉजिटिव बना सकता है। तो दैट इज़ मतलब अल्टीमेट एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिविटी टेकिंग यू
टू टोटल पॉजिटिविटी। अपने अंतर मन को नमन कर ये अध्याय समाप्त कर दिया। मैं अपने उसको अंतर मन को ये कह करके समझा करके, मतलब अंतर मन को समझाना नहीं था, खुद समझना था। अंतर मन तो क्लियर ही था कि क्या है रियलिटी उसके अंदर। दिन को मैं सल्ला को ये सुना रहा था क्योंकि उसको सुनाया नहीं था। उसने कहा मेरे को तो सुना दो। मैं सुना रहा था, सना भाई पास में खड़ा था। जया आई, उसने देखा मेरे आंसू आ रहे हैं, सल्ला के आंसू आ रहे हैं और सब उसके सना भाई के आंसू आ रहे हैं। कहते क्या हुआ, आप लोग रो क्यों रहे हैं, सब कुछ इतना अच्छा तो हो रहा है। क्या समझाते हम उसको, कुछ नहीं समझा पाते। वो गई अंकुर को लेकर के आई, अंकुर ने वही सवाल पूछा, कोई जवाब नहीं था। पर ये और तीसरा जो मैंने लिखा तृतीया, उसका टाइटल उस समय जो मेरे दिमाग में आया वही था रियर व्यू मिरर। कार में बैठकर आगे बढ़ने से पूर्व रियर व्यू मिरर में झांकना, उसे एडजस्ट करना हम सभी का नेचुरल इंस्टिंक्ट है। आप गाड़ी में बैठते हैं तो रियर व्यू मिरर एडजस्ट करते हैं आगे बढ़ने से पहले, ठीक है ना। दो आप आगे बढ़ने वाले हैं लेकिन आप पहले रियर व्यू एडजस्ट करते हैं। बस भाग्य ने ऐसा ही एक स्वर्णिम अवसर मुझे प्रदान किया, जीवन को रियर व्यू मिरर में देख पाने और फिर मंजिल पर आगे बढ़ जाने का। जीवन का मार्ग काफ़ी लंबा होता है और रियर व्यू मिरर की तो अपनी सीमा होती है। बहुत पीछे तक आपको नहीं दिखा सकता, थोड़ा कुछ ही दिखा सकता है। बहुत सोचकर भी मैं ऐसा कुछ पहचान न पाया जहाँ मुझे हेजिटेशन रहा हो। जो कुछ रियर व्यू मिरर दिखा रहा है वह इतना सुंदर, हरा भरा और मन लुभावना है कि वर्णन करते नहीं बनता। ये वो टाइम है जब मुझे पता लगा, और जो मैं रियर व्यू में जितना देख सकता था वो टाइम जो था, वन कुड से कि इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टाइम, बट द फैक्ट वाज कि वो टाइम मुझे इतना सुंदर और हरा भरा लगा कि मैंने कहा यार ये तो हाँ, इतना स्पष्ट है कि यदि जीवन फिर से जीवन का जीने का अवसर मिलता तो भी मैं ऐसी ही लाइफ जीता जैसी मैं जिया। क्या और पाना चाह सकता था? कोई ऐसी सुषुप्त कामना नज़र नहीं आती जिसकी पूर्ति के लिए जीवन का पथ भिन्न बनाता। सो थैंक यू लाइफ, थैंक यू रियर व्यू मिरर, इट्स टाइम टू मूव ऑन, एक निरंतर अनवरत यात्रा पर। चौथा और लास्ट जो मैं आपको सुनाना चाहूँगा, मुझे लगा कि फिर वो एक तरह से स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद काफ़ी कुछ मैंने लिखा, पर ये इमीडिएट जो आता है, दिल से जो आता है वो सारा है। चतुर्थी, प्रश्नों का अंबार। तो क्या मन एक खाली किताब है? कोई प्रश्न नहीं, कोई जिज्ञासा नहीं। वास्तविकता तो बिल्कुल विपरीत है। ढेर सारे प्रश्न बिखरे पड़े हैं मन के हर कोने में। एक डाइकोटोमी आप देखते हैं कि एक तरफ तो मैं कह रहा हूँ कोने हैं ही नहीं, और दूसरी तरफ मैं कह रहा हूँ हर कोने में बहुत सारे सवाल बिखरे पड़े हैं। ये प्रश्न क्या हैं, उनके उत्तर, बस इसी पर थोड़ा ध्यान देता हूँ। लगभग सभी प्रश्न ग्रैटिट्यूड से भरे पड़े हैं। बार बार यही ख्याल आता है कि क्या कोई इतना भाग्यशाली हो सकता है? सच कहूँ तो अपने आप से ईर्ष्या सी होती है, दूसरों से नहीं, अपने आप से ईर्ष्या सी होती है ना। थोड़ा अजीब, अनयूजुअल मानस कि भाई आदमी ऐसा सोचता है कि यार मतलब इतना भाग्यशाली मैं हूँ। और ये सब मुझे क्यों लगता है? अंतिम कड़ी तो ये अवसर मिल जाना है कि मैं अपने जीवन पर और भविष्य पर एक तिखी नज़र डाल सकूं। लेकिन उससे भी बहुत सारा जीवन भर ऐसा हुआ कि मुझे हमेशा लगा कि ज़िंदगी और लोगों से जितना प्यार और आदर मुझे मिला, उसका क्या वास्तव में मैं हकदार था या हूँ? जो मैंने किया, लोगों के जीवन को दिया,
वह तो जो कुछ मुझे मिला उसके सामने तुच्छ और नगण्य सा लगता है कि जो मुझे लोगों से मिला वर्सेस जो मैंने लोगों को दिया, तो देखता हूँ तो बहुत बड़ा उसमें गैप नज़र आता है। एंड दैट इज़ वाई आई ऑलवेज रिपीट एंड से कितना भाग्यशाली हूँ मैं कि मुझे इतना सब कुछ मिला। प्यार, जो आपने एग्जाम्पल्स थोड़े से यहाँ देखिए, राइट। और मई महीने ने तो मुझे अभिभूत कर दिया। प्यार और आदर का सैलाब सा आ गया, सुनामी कहूँ तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। और सभी पैरेलल्स से, एक्सटेंडेड परिवार से, एमआई परिवार से और अंकुर परिवार से, साथ ही पूरे BITS परिवार से दुआओं और प्रेयर्स के दौर चल रहे थे। प्रश्नों का सैलाब है, लेकिन एक अलग ही आयाम का। और सभी चाहने वालों का शुक्रगुजार हूँ जो इतना प्यार और आदर मिल रहा है। हूँ ना भाग्यशाली, और है ना अपने आप से ईर्ष्या वाली बात। बहुत लंबा हो गया, पर मैं ये मुझे देखो, ये आप कभी कभी मैं छोटी मोटी कविताएं ऐसे लिख लेता हूँ बैठे बैठे। ये शौक हमारे जो दोनों दोहितियाँ हैं, राजीव और जया की बेटियाँ, उन्होंने मेरे अंदर भर दिया है। क्योंकि वो हिंदी मीडियम से पढ़ी थी सरदार वल्लभ से, और जब कोई कविता का टॉपिक मिलता था जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता था तो फ़ोन आ जाता था, नाना एक पोएम लिखनी है, ये विषय है, और बात ख़त्म हो गई, उनकी तरफ से ख़त्म हो गई। अब आपकी प्रॉब्लम है, आप लिखो, आप भेजो, आप करो वो सब कुछ। एक पोएम है जो मेरी जो बेसिक थिंकिंग है उसको दर्शाती है। मुमकिन है, सब मुमकिन है। मुश्किलें अगर जब आती हैं और राह नहीं बन पाती है, विश्वास जगाना होता है, आगे बढ़ जाना होता है। संघर्ष अगर हम करते हैं, कोशिशें लगन से करते हैं, राहें आसान हो जाती है, मुश्किलें दूर हो जाती हैं। जीवन का है ये मूल मंत्र, मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है। तो कभी भी ज़िंदगी में हार मत मानिए, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है जो संभव नहीं हो। और इस कंटेक्स्ट में मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा। 2 तारीख को, आई थिंक 2 तारीख को ही था या 3 तारीख को, मुझे मालूम नहीं। ऑब्वियसली जब ऐसी चीज़ पता लगती है तो हर एक आदमी रिलेटिवली थोड़ा सीक्रेटिव हो जाता है। तो मेरे को ज़्यादा कुछ बताया नहीं जा रहा था, तो मैंने राजीव से बोला, बेटा वॉक करके आते हैं। तो हम दोनों वॉक करने निकले। पास में एक बस स्टैंड है, आते हुए वहाँ बैठ गए। मैंने कहा राजीव बैठते हैं, 5 मिनट बैठ गए। फिर मैंने राजीव से बोला, यार बेटा एक बात तो बता, तेरे हिसाब से मेरे पास कितना टाइम है? क्योंकि दिस मच आई अंडरस्टूड कि 4 स्टेज अगर कैंसर की है तो इट्स ओनली ए क्वेश्चन ऑफ टाइम। राजीव कहता है, डैडी कैसी बातें कर रहे हैं आप, ये आपको मालूम है कैंसर में कोई कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। मैंने कहा मानता हूँ मैं, लेकिन आदमी एक रेंज तो दे सकता है, एक लिमिट तो दे सकता है। बहुत परसुएशन के बाद राजीव ने कहा कि मेरे हिसाब से, जितना मैं समझता हूँ, मेरे हिसाब से मैं 4 महीने से 12 महीने दूंगा आपको। तो राजीव कहाँ है? राजीव को मैं इतना ही मैसेज देना चाह रहा हूँ, 1 तारीख को वो 1 साल वाली एनिवर्सरी पूरी हो रही है, ठीक है? तो इतने सारे सेलिब्रेशंस में एक वो भी सेलिब्रेशन है कि जो आपके हिसाब से आउटर लिमिट है वहाँ तक तो मैं पहुँच गया। अब उसके आगे कितना जाते हैं वो देखने वाली बात है, उसमें कोई ख़ास वो बड़ी बात नहीं है। क्या कह रहा है? एक दूसरा मैसेज जो मैं आप सबको मेरी तरफ से देना चाहूँगा, उसका टाइटल है हार नहीं मानूंगा। जीवन एक अनवरत यात्रा, बाधाएं तो आनी ही हैं। अगर मैं हार न मानूं तो फिर बाधाएं सब बेमानी हैं।
अगर बाधाएं आती है और मैं हार नहीं मानता, वो सब बेकार है। वो क्या कर सकती है मेरा, क्योंकि मैं तो मानने को तैयार ही नहीं हूँ। घर, संपत्ति और प्रतिष्ठा, ये सब तो आने जाने हैं। घर, संपत्ति, प्रतिष्ठा, वो सब तो आने जाने हैं, जो आप सब जानते हैं, अपन सब ने एक्सपीरियंस किया एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। ढाल बनी जो रिश्तों की, उसमें मेरी पहचाने हैं। तो मेरी पहचाने कहाँ हैं? इस फार्म हाउस में नहीं है। मेरी पहचाने जो पैसा मैंने बनाया हुआ उसमें नहीं है। मेरी पहचाने, ये सारी पहचाने हैं मेरी। ये जो इतना स्ट्रॉन्ग ढाल मैंने अपने आस अराउंड बना लिया है, वो मेरी सबसे बड़ी पहचान है। रिश्तों की नाजुक डोरी पर जब जब संकट आए हैं, ढील छोड़ दी, आस न छोड़ी, रिश्ते फिर से पनपाए हैं। रिश्तों की डोरी में क्या होता है, बहुत बार आप में से बहुतों ने फील किया होगा, मैंने बहुत बार फील किया ज़िंदगी में। बहुत सारे रिश्ते जो बहुत क्लोज़ होते हैं, उसमें भी ऐसा टाइम आता है जब बहुत तनाव आ जाता है रिश्तों में, और अगर उस तनाव को आप थोड़ा सा भी और खींच लें तो वो रिश्ते की डोरी टूट जाती है, और फिर उसको वापस बांध पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि गांठ लग जाती है। तो मेरी फ़िलॉसफी ये रही कि भाई ऐसा जब हो जाए तो उसको वो डोरी को ढीला छोड़ दो। तुम ढीला छोड़ दोगे तो दूसरा क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। ही जस्ट हैज़ टू वेट एंड सी कि आगे तुम क्या करते हो। तुम कुछ करोगे ही नहीं, तो अपने आप रिश्ते वापस पनपेंगे। तो ये मुझे लगा कि बहुत ज़रूरी है। छोटा बड़ा मान अभिमान छोड़ दिए सब पीछे मैंने, उसके बदले बुन लिए हैं रिश्तों की डोरी के गहने। जीवन के इन लम्हों में एक नई परीक्षा आन खड़ी है। कभी न हारा, अब क्यों हारूं, जब दुनिया मेरे साथ खड़ी है। आओ हम सब मिलकर गाएं, जीवन को संगीत बनाएं। ना हारे हैं ना हारेंगे, आगे ही बढ़ते जाएंगे। और आखिर में एक छोटा सा मेंशन करके मैं बंद करूँगा, क्योंकि नंदिनी तो नज़र नहीं आ रहा, पर हमें तो दिख रहा था मुझे अभी कहीं हैं। हाँ, क्योंकि अभी आकर के माइक छीन लेगी कि बहुत टाइम हो गया बाबा, चलो बंद करो। तो एक गाना, हाँ एक गाना आप सब बहुत अच्छी तरह से फेमिलियर हैं उससे, जो कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़फता हुआ जब कोई छोड़ दे। डे वन जब मैंने ये गाना सुना, उस दिन से गाना मेरे दिल को छू गया। अब सवाल ये उठता है कि यार इसमें ऐसी क्या ख़ास बात है जो छू गया। ये तो हर पिक्चर में होता रहता है, राइट, कि भाई ये मनोज कुमार हो और उधर वो हो या कोई और हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक डिफरेंस मैंने रियलाइज़ किया जिससे ये गाना मुझे इतना प्रिय लगा। वो डिफरेंस ये था कि मैं कह रहा हूँ कि कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, वो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तड़फता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला ही रहेगा। द मैसेज इज़ फॉर एवरीबडी हु नोज मी, नॉट फॉर वन इंडिविजुअल। सो बेसिकली सेइंग कि ये जो किसी को भी जो मुझे जानता है, जो चाहे मेरा मित्र हो, केवल जानने वाला हो, बहुत अंतरंग मित्र हो, उसको ये लगे तो मैं हमेशा उनके लिए अवेलेबल हूँ। तो इसलिए गाना मुझे बहुत पसंद है और मैं बहुत बार इस गाने को गुनगुनाता हूँ, क्योंकि ये एक फीलिंग एक्सप्रेस करता है कि अगर मतलब मेरे को ये फीलिंग है डीप डाउन कि आप ऐसा फील करते हैं, वास्तव में करने को तैयार रहते हैं, तो आई थिंक दैट एसेंशियली एक्सप्रेसेस माय अल्टीमेट फिलॉसफी। सरला, मैं बिल्कुल नहीं रोया, देखा तूने, बहुत अच्छी तरह से बोला। बट आई मस्ट एडमिट वन थिंग, Sanjay did such a great job
मतलब कभी कभी होता है ना कि कई लोग अपनी बातों से सच्चाई को या तो पार्टली छुपा देते हैं और या सच्चाई को इतनी बड़ी बना देते हैं कि आपको लगता करे यार वास्तव में ऐसा है क्या। तो मैं पूरे एमआई परिवार का, अपने पूरे परिवार का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मतलब हर एक ने मेरी बात का मान रख के, परिवार की बात का मान रख के टाइम लगाया, यहाँ आए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बोलता हूँ कि फैमिली वाले 150 लोग आए हैं, राइट। हमेशा क्या होता है फैमिली में कि एक कहीं ना कहीं तो कट ऑफ आता है, तो आपको कहना पड़ता है कि भाई 2 जनरेशन तक ही मैं कर सकता हूँ। तो 150 और हो सकते थे, लेकिन देन इट वुड हैव बिकम अनमैनेजेबल। तो जिसको भी हमने कहा कि भाई आना है, उनमें से हर एक आया। और एमआई परिवार तो एज एवरीबडी इन एमआई नोज दे, कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। और बस मैं यही कहूँगा, इसी तरह से आप सबका प्रेम मुझे मिलता रहे और माइलस्टोन्स आएंगे, माइलस्टोन्स जाएंगे, राइट। और होपफुली अपन नए माइलस्टोन स्थापित करते जाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।